नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम बात करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका नाम लेते ही अंदर से एक स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का जागरण होता है। तो उन शिवाजी महाराज के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं और हम इस प्रकार से इतिहास पढ़ेंगे कि आपका कोई प्रश्न भी ना छूटे। मैं उस पर भी कोई आंच नहीं आने दूंगा। कोई भी प्रश्न आपका छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर मराठा इतिहास के संबंध में छूटने वाला नहीं है। और दूसरा, हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि हमें अपने इतिहास पर गर्व की अनुभूति हो, हमें अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व की अनुभूति हो, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज और बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं हमारे इतिहास में जिनके साथ इतिहासकारों ने बहुत बड़ी बेईमानी की है, नाइंसाफ़ी की है। एनसीईआरटी की किताब आप देख लें तो 10वीं क्लास में आपका सिख इतिहास, मराठा इतिहास, बंगाल इतिहास इत्यादि के बारे में दिया हुआ है और पूरा मराठा इतिहास मात्र एक पन्ने में समेट करके रख दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन जब इंदिरा गांधी का शासनकाल था और कम्युनिस्टों ने उनको सपोर्ट किया था सरकार बनाने में, तब उन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री अपने अंडर में रख ली थी, अपने अंदर रखी थी और उसी के दौरान जो है ये सारी एनसीईआरटी की पुस्तकें लिखवाई गई थी। और कम्युनिस्टों ने भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने में, भारतीय व्यक्तित्वों का असल पक्ष छुपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें आज तक बताया जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो, उनके बारे में क्या पढ़िएगा, सूरत की लूट, गोरिल्ला युद्ध, बस इतना ही। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। पुरंदर की संधि मिलेगी, मराठों के बारे में और पढ़िएगा तो आपको केवल और केवल मराठों की हार के बारे में बताया जाता है। मराठों का असल इतिहास जो है वो आपको नहीं बताया जाता है। छोटी सी वानगी आप देख सकते हैं, आपने तानाजी मूवी देखी होगी अजय देवगन की, छोटी सी वानगी आप देख सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए तानाजी भानुशाली जो है वो अपनी जान की कीमत लगा देते हैं, जान की आहुति दे देते हैं, प्राणों की आहुति दे देते हैं, लेकिन कोंडाना का किला जीत कर दम लेते हैं। तो सोच सकते हैं कि जिस वीर योद्धा का एकमात्र सिपाही इतना बड़ा योद्धा निकले, वो खुद कैसे रहे होंगे। उनके व्यक्तित्व को शब्दों में समेटना मेरे जैसे छोटे इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। और सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ कि एक्सपोज्ड शब्द का मैंने प्रयोग किया, क्योंकि शिवाजी ही कहते थे कि भैया अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यदि आपको शाम दाम दंड भेद किसी भी रणनीति का उपयोग करना पड़े तो आपको करना चाहिए। और मैं जानता था कि अगर एक्सपोज्ड वर्ड नहीं लिखूंगा तो कोई वीडियो देखेगा नहीं, छोटा सा चैनल है, कोई नहीं देखता वीडियो। तो इस कारण से मैंने एक्सपोज्ड शब्द का प्रयोग किया। और एक्सपोज का मतलब भी होता है खुलासा करना। आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के असल व्यक्तित्व का खुलासा आपके सामने करने जा रहा हूँ। तो एक और रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए या न कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप इस वीडियो के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या सोचते हैं। आपने ऐसा पहले कभी सुना था या पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, यह सब आप बता सकते हैं। इतिहासकारों ने जो भूल की है, जो जानबूझ करके गलती की है, उसके बारे में आपका क्या विचार है, यह सब आप युवा जरूर बताएं कमेंट में। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, पूरा वीडियो देखें, ताकि आपको शिवाजी के व्यक्तित्व का पूरा पक्ष आपके सामने आ सके और आप उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा ले सकें। जी हाँ दोस्तों, हम यूपीएससी की तैयारी करने वाले, हम पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र हैं। हम उनके व्यक्तित्व से क्या प्रेरणा ले सकते हैं, मैं यह सब आपको बताऊंगा। उनमें जो धैर्य था, जो साहस था, जो परिश्रम वो किया करते थे, जो नेतृत्व क्षमता थी उनमें, उनसे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिन बारीकियों के साथ वो अपनी प्लानिंग किया करते थे अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, जिस प्रकार से वो बारीक प्लानिंग किया करते थे, जिस प्रकार से वो सर्जिकल स्ट्राइक किया करते थे, उससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। कितना उनमें धैर्य था, साहस था, परिश्रम कितना किया करते थे, यह सब हम में गुण होना चाहिए, हम युवाओं में गुण होना चाहिए। और इसके बारे में जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। आप लोग तो पढ़ लेते हैं सूरत की लूट और पुरंदर की संधि और ये संधि, पूना की संधि और ये संधि वो संधि, लेकिन वो असल पक्ष नहीं है, वो असल पक्ष नहीं है। पुरंदर की संधि आखिर हुई क्यों थी, उसके पीछे क्या कारण थे, यह आपको कभी नहीं पढ़ाया गया। सूरत की जो लूट थी, आखिर लूट क्यों थी भैया, लूट क्यों थी? जो अंग्रेज थे, जो आपके मुगल थे, वो भारत की ही संपत्ति को तो लूट कर जमा कर रहे थे ना। तो अपनी ही संपत्ति जो हमसे ही लूटी गई है, उसी को हम दोबारा वापस ले रहे हैं, तो उसको लूट आप कैसे कह सकते हैं? उसको तो आत्मरक्षा कह सकते हैं, है ना।
तो इसको लूट कैसे बताया जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी हेडलाइन में लिखा जाता है सूरत की लूट। एक बार नहीं, दो दो बार, एक बार 1 करोड़ जीता, एक बार 5 करोड़ जीता, ये जीता वो जीता। आखिर क्यों भैया, क्यों आपने इतिहास के साथ इतनी ज़्यादा बेईमानी की है, और क्यों आपने हमारे युवाओं को प्रेरणा से वंचित रखा? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आज इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं शुरू करता हूँ शिवाजी का इतिहास, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म हुआ था वह 1627 में हुआ था, और इसके बारे में भी बहुत सारा कंफ्यूजन रखा गया है। आपको मैं बताता हूं, देखिए 1627 के बारे में तो कोई ज़्यादा कंफ्यूजन है नहीं। वैसे बहुत जगह जो है आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपका 1630 भी दिया जाता है, तो यह भी एक कंफ्यूजन है। लेकिन एनसीईआरटी में 1627 दिया हुआ है तो हम लोग 1627 ही मानेंगे। लेकिन अब डेट पर आते हैं। डेट पर यदि आते हैं तो आपका 19 फरवरी देता है गूगल पर। आप एनसीईआरटी में सर्च करेंगे, विकिपीडिया में सर्च करेंगे, एनसीईआरटी में तो खैर दिया ही नहीं हुआ है कि उनका जन्म किस दिन को हुआ था, लेकिन जब आप विकिपीडिया पर सर्च करेंगे तो आपको 19 फरवरी का डेट मिलेगा। ठीक है, 19 फरवरी का डेट। जब मैंने एसके पांडे में देखा तो वहां पर आपका 10 अप्रैल 1627 दिया हुआ है। ठीक है, और एक और स्रोत जो है आपका भारत स्वाभिमान करके एक वेबसाइट है और एक संस्था है जो कि आपका स्वामी रामदेव जी का है, उनका वीडियो मैंने देखा, तब वहां पर जो है आपका तारीख मिला 10 अप्रैल का। ठीक है, सॉरी 20 जून का, वहां पर जो तारीख मिली वो 20 जून की मिली। तो ये तो दिक्कत हो रही है। उनका जन्म किस दिन हुआ था, यह भी, किस दिन उनकी जयंती मनाए यह भी हमें ढंग से पता नहीं है, तो ये दिक्कत है। उनके बारे में यदि देखें तो उनका जन्म किस कंडीशन में हुआ था, शुरुआत से ही, बचपन से ही, जन्म लेने से पहले से ही वो संघर्ष कर रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, संघर्ष मतलब प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किस प्रकार संघर्ष करके आगे बढ़ा जा सकता है, किस प्रकार अपनी रणनीति के द्वारा बारीक जो प्लानिंग है उसके द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, किस प्रकार दुश्मन को भनक लगे बिना उसको मात दी जा सकती है। यह गुण हम युवाओं में होना चाहिए, तभी जाकर के भारत विश्वगुरु बन सकता है, और यह सब गुण हम शिवाजी के व्यक्तित्व के अध्ययन से सीख सकते हैं। जब उनका जन्म हुआ तब उनकी माता शिवनेरी के किले में अपने एक मित्र के यहाँ बंद थी। मतलब शिवाजी के जो पिता थे उस समय आदिल शाही उनके पीछे पड़ी हुई थी, उस समय बहुत सारे शत्रुओं से वो घिरे हुए थे, तब वो भाग रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, और जीजाबाई जो इनकी माता थी, वह जीजाऊ जिनको कहा जाता है, वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, शिवाजी उनके पेट में थे। अब वो जो है न ऊंट पर जा सकते हैं न घोड़े पर जा सकते हैं, इधर उधर लेकर के उनको कहाँ भागे। तो उनके जो पिताजी थे, उनके एक मित्र थे जो कि शिवनेरी के दुर्ग में रहा करते थे, तो उनके पास इनको छोड़ दिया गया। अब आप देख सकते हैं उस समय स्थिति क्या थी। स्थिति ये थी कि जीजाबाई जो थी, जो इनकी माता थी, उनके पिताजी यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाना जी जो लखू जी थे, वो निजाम शाही के दरबार में काम करते थे। ठीक है, उनके दरबारी हुआ करते थे, और उनके मामा लोग भी जो है उन्हीं के दरबार में अलग अलग विभिन्न पदों पर थे। अब इनकी मृत्यु, इनके जो जन्म से, शिवाजी महाराज का जब जन्म होने वाला था उससे मात्र 6 महीने पहले उनके नाना जी और 2 मामाओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई, उनका गला काट दिया गया निजाम शाही के दरबार में। अब सोच सकते हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोई गर्भवती महिला होती है तो उनको श्री कृष्ण भगवान का बचपन का स्वरूप दिखाया जाता है, उनको शांति पूर्ण जो आपके धारावाहिक होते हैं, नाटक होते हैं, या फिर जो कहानियाँ होती हैं वो सुनाया जाता है। लड़ाई झगड़े वाला चीज़ नहीं देखने के लिए कहा जाता है, आप लोग भी जानते होंगे अपने आसपास में। लेकिन उनकी मानसिकता देखिए, उनको कितना टेंशन रहा होगा कि उनके पिताजी और 2 भाइयों की हत्या कर दी जाती है। उनके पति जो है वो घूम रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे तरह तरह के दुश्मन लगे हुए हैं, मुगल लगे हुए हैं, आदिल शाही लगी हुई है, निजाम शाही लगी हुई है, सब मिलकर के उनको खदेड़ रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होता है। तो जो उनकी माता का संघर्ष था वही नैसर्गिक रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज में आ जाता है, और उनके पिताजी का जो नेतृत्व का गुण था वो भी नैसर्गिक रूप से उनके अंदर होता है। इनहेबिटेंट, जिसको मतलब इसको हेरिटेज कहा जा सकता है, इसको विरासत में कहा जा सकता है कि उनको संघर्ष और परिश्रम और जो साहस मिला था, जो स्वाभिमान मिला था, वह उनको नैसर्गिक रूप से विरासत में ही मिला था। इसके अलावा हम देखते हैं तो उनके दादाजी जो थे
उनके दादाजी जो थे वो मालोजी महाराज थे, दादाजी उनके मालोजी महाराज थे, और उनके जो आपके पिताजी थे वो भी आपका आदिल शाही के यहाँ ही काम किया करते थे। ठीक है, आदिल शाही के दरबार में आपका होता था ना, सूबेदार हुआ करते थे उस समय, या फिर उनको पटेल कहा जाता था। तो ऐसे ही उनको जो है जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे उस टाइम में, वो खुद तो प्रशासन पूरा संभाल नहीं पाते थे, उनका पास पूरा का पूरा देश हुआ करता था या फिर पूरा का पूरा राज्य हुआ करता था। तो वो अलग अलग सूबों में जो है कुछ गांव, मान लिया 20-25 गांव जो है वो किसी सूबेदार को दे दिए, फिर दूसरा 20-25 गांव किसी और सूबेदार को दे दिए। तो इसी प्रकार से सूबेदार थे उनके पिताजी आदिल शाही के दरबार में। ठीक है, अब आदिल शाही के दरबार में वो सूबेदार हुआ करते थे। तो बचपन की बात मैं बताता हूं। बचपन में एक बार उनको बुलाया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज को बुलाया गया आदिल शाही के द्वारा। कहा गया कि भैया बहुत सुना हूं उनके बारे में, तो उनको बुलाइए। अब उनके पिताजी ने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज से कि चलो बेटा, वहाँ पर बुलाया गया है तो उनको जो है दरबार में जा कर के सलाम करना और ये करना, दरबारी जो रीति रिवाज होता था सब सिखा करके उनको भेजा गया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहली बार में मना कर दिया। तो आदिल शाही को लगा यार छोटा सा बच्चा मुझे मना कैसे कर सकता है, दोबारा बुलावा भेज दिया। दोबारा जब भेजा गया तो उनके पिताजी ने उनको समझाया, छत्रपति शिवाजी महाराज को समझाया, बोला कि चलो कोई बात नहीं है, तुम जो करना होगा करना, लेकिन एक बार मिल लो। अब जब वो दरबार में गए तो सभी आदिल शाही के दरबार में जाकर के और वो सलाम कर रहे हैं और सर झुका रहे हैं और ये कर रहे हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने झुकने से इनकार कर दिया। वो सीना ताने खड़े रहे। अब सीना ताने खड़े रहे तो आदिल शाही ने पहली बार तो इग्नोर कर दिया, लेकिन बार बार जब ऐसा ही हुआ, बार बार जब भी जाते थे छत्रपति शिवाजी महाराज तब वो झुकते ही नहीं थे। अब झुकते नहीं थे तो आदिल शाही जो आपका वहाँ का राजा था उसने पूछ दिया कि भाई तुम्हें आपके पिताजी ने कुछ सिखाया है कि नहीं सिखाया है, कि दरबार में किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है, किस प्रकार से सलाम वगैरह किया जाता है, ये सब सिखाया है कि नहीं सिखाया है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं मुझे सिखाया तो सब गया था महाराज, लेकिन मैं आप में और अपने पिताजी में कोई अंतर नहीं समझता हूँ। सोचिए, छोटी सी उम्र में इतनी ज्यादा कुशाग्र बुद्धि कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उन्होंने कहा कि मैं आप में और अपने पिताजी में कोई अंतर नहीं समझता हूं, मैं अपने पिताजी को झुक करके सलाम नहीं करता, तो मैं आपको कैसे कर सकता हूं महाराज, चूंकि आप पूरे राज्य के पिता है, वो तो केवल मेरे पिता है, आप पूरे राज्य के पिता है, तो आप में और उनमें मैं अंतर कैसे करूं। अब आप ही सोचिए कि मैं जब उनको झुक करके सलाम नहीं करता तो आपको कैसे कर सकता हूं। अब सोचिए उन्होंने क्या किया, अपने पिता के समान दर्जा दे दिया आदिल शाही के राजा को, और उसको सोचने पर मजबूर कर दिया, और उसने जो है उनको छूट दे दी कि नहीं ठीक है, आप जो है सलाम वलाम मत किया करो। तो सोच सकते हैं इतनी छोटी उम्र में इतनी कुशाग्र बुद्धि। अब हम आते हैं उनके बचपन के ही बारे में और जानते हैं। तो उनके जो संरक्षक थे वो दादाजी कोंडदेव थे। उनके संरक्षक जो थे वो दादाजी कोंडदेव थे। छत्रपति शिवाजी महाराज पर दो लोगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। पहली तो उनकी माता थी जीजाबाई, जो बचपन से ही उनको रामायण महाभारत और बाकी जो दंत कथाएं थी वो सब सुनाया करती थी, अपने इतिहास के बारे में, अपने भूगोल के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में गर्व की अनुभूति करवाती थी उनकी माता जीजाबाई। और इसीलिए यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि शिवाजी के जीवन पर, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, तो आप लिख सकते हैं जीजाबाई, जीजाऊ जिनको वो कहा करते थे बचपन में। और दूसरा जो सबसे आप कह सकते हैं कि उनका जो राजनीतिक जीवन था उसमें सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा, तो वो दादाजी कोंडदेव थे, जो कि उनके संरक्षक थे। क्योंकि उनके पिताजी तो भाग रहे थे इधर उधर, जो है उनके ऊपर पड़े हुए थे, दुश्मन लोग पड़े हुए थे, तो वो तो इधर उधर भाग रहे थे, तो वो उनकी देखभाल कर नहीं सकते थे। छोटे से बचपन में कैसे कर सकते थे, कैसे उनको लेकर के घूमते। तो इसलिए जो है दादाजी कोंडदेव उनके संरक्षक बने, और उन्होंने बचपन से ही उनको तैयार किया, तलवार से लड़ना सिखाया, भाला बर्ची कटार हथियारों का उपयोग सिखाया, उनको बताया कि किस प्रकार से किला जितना इंपॉर्टेंट होता है, किलों को कैसे जीता जा सकता है, दुर्ग कैसे बनवाए जाते हैं, सेना की हिफाजत किस प्रकार से की जाती है, सैन्य रणनीति क्या होती है, यह सब उनको समझाया। इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, वर्तमान के बारे में, भविष्य के बारे में, यह सब उनके अंदर एक सपना भरा, एक जज्बा भर दिया कि नहीं भैया, हमारे जो
विदेशी आक्रमणकारी हैं उनके खिलाफ हमको लड़ना है और स्वराज की स्थापना करनी है, इतना उनको तैयार कर दिया शुरुआत से ही। सारी विदेश नीति, जो आपकी आर्थिक नीति होती है, जो आपका सामाजिक नीति होती है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, किस प्रकार से संगठन करना है, किस प्रकार से किलों को जीतना है, किस प्रकार से लोगों को तैयार करना है, किस प्रकार से उनमें जज्बा भरना है जीत का, यह सब दादाजी कोंडदेव ने उनको सिखाया। और साथ ही साथ रामायण महाभारत इत्यादि की कहानियां सुना करके, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा की कहानियां सुना करके, महाराणा प्रताप की कहानियां सुना करके उनके अंदर स्वराज की भावना इतनी बलवती कर दी, स्वाभिमान की भावना इतनी बलवती कर दी कि उन्होंने 14 वर्ष की उम्र में ही स्वराज की शपथ ले ली। जी हाँ, उन्होंने 14 वर्ष की उम्र में ही स्वराज की शपथ ले ली और उन्होंने कसम खा लिया कि मैं स्वराज की स्थापना करूंगा और इस प्रकार से करूंगा कि सदियों तक उसे मिटाने वाला कोई नहीं होगा। उन्होंने यह बोला था एक बार, छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक बार बोला था कि मैं इतने किलों को जीत लेना चाहता हूं, इतने ज्यादा किलों को, दुर्गों को जीत लेना चाहता हूं कि अगर कोई विदेशी आक्रमणकारी एक एक करके अगर किला जीतना शुरू करे तो भी उसको जो है 50 साल लग जाए। जी हाँ, इस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था। वो 55 में 16 साल की उम्र में उन्होंने पहला किला जीत लिया था दोस्तों। 16 साल की उम्र में उन्होंने पहला किला जीत लिया था। और जब जीतने के बाद पता चला आदिल शाही को कि उसने जो तो किला जीत लिया है और वो इधर उधर की बातें कर रहा है, तब आदिल शाही ने पूछा कि भैया आप कौन होते हो किला जीतने वाले, किसकी तरफ से आपने किला जीता? तो उन्होंने बताया कि ये लोग जो किलेदार थे वो तो रिश्वत ले रहे थे वो तो रिश्वत ले रहे थे और ठीक से काम नहीं कर रहे थे, तो मैंने उनको हरा दिया। मैंने सोचा कि मेरे पिताजी तो किले आपके सूबेदार हैं ही, तो मैं उनको क्यों छोड़ूं, मैंने उनका जो है किला जीत लिया, अब मैं उसका संरक्षण करूंगा। तो आदिल शाही बड़ा खुश, आदिल शाही बड़ा खुश, वो काम कर रहे हैं उन्हीं के विरुद्ध, आदिल शाही के भी विरुद्ध, लेकिन आदिल शाही को खुश भी कर रहे हैं कि भैया मैंने तो आप ही का काम किया, वो रिश्वत ले रहा था, ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो मैंने तो आप ही का काम किया है, आपके किले को ही बचाया है एक तरह से। तो ये था उनका कुशाग्र बुद्धि। उनका मानना था, सीधा साधा बात करूं तो उनका मानना था कि साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाई जा सकती है अगर सामने वाला अधर्म कर रहा हो तो। यदि हम रामायण और महाभारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो शिवाजी महाराज जो थे, छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, वो रामायण के आपके जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं उनका भी व्यक्तित्व उनमें था। अगर कोई धर्म की बात करता है, अगर कोई न्याय की बात करता है, तो उसके साथ वो धर्म से पेश आते थे, न्याय के साथ पेश आते थे, उनके लिए वो आदर्श पुरुष साबित होते थे। लेकिन यदि किसी ने छल किया, किसी ने प्रपंच किया, किसी ने अधर्म किया, तो वही सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण बन जाया करते थे और साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से उसको निपटा दिया करते थे। यदि हम बात करें अपने भारतीय इतिहास की तो चाणक्य वाली उनमें कुटिल बुद्धि थी। चाणक्य जिस प्रकार से साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से शत्रु को जीत लेना चाहते थे, उसी प्रकार से उन्होंने भी ऐसा ही अपनाया, ऐसी ही रणनीति अपनाई। कोई अधर्म किया करता था, कोई गलत काम किया करता था, तो उसको उसी की भाषा में जवाब देना, टिट फॉर टैट, यह छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे। इसके अलावा हम बात करें तो जो महाराणा प्रताप हैं, हमारे जो महाराणा प्रताप हैं, जो स्वराज के, जो हिंदुत्व के, जो और जो स्वाभिमान के प्रतीक हैं, जो धैर्य साहस और परिश्रम के प्रतीक हैं, जिन्होंने अकबर को धूल चटा दी थी, अकबर को उनकी योग्यता और उनका साहस मानने पर विवश कर दिया था, ऐसे महाराणा प्रताप का भी गुण उनमें था, ऐसे महाराणा प्रताप का भी गुण उनमें था। तो ये आप कह सकते हैं कि यदि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण को मिला दिया जाए तब बनते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। यदि महाराणा प्रताप का साहस, उनका बुद्धि, उनका स्वाभिमान यदि मिला दिया जाए किसके साथ, चाणक्य की बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, जो उनका रणनीति था, जो उनका कूटनीति था, उसके साथ यदि मिला दिया जाए तब जाकर के बनते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। जी हाँ दोस्तों, बचपन से ही उनमें न्याय प्रशासन की व्यवस्था इतनी अच्छी थी, न्याय इतना अच्छा किया करते थे कि आसपास के जितने भी गांव थे उन सब में उसकी चर्चा होने लगी थी। एक बार गौ हत्या करने कोई ले जा रहा था, एक गौ हत्या, बचपन में थे, छोटे सी उम्र थी उनकी, लेकिन बचपन में ही कोई गौ हत्या करने ले जा रहा था, तो उन्होंने देखा, उन्होंने उसकी रस्सी काट दी, गाय जो ले जा रहा था गाय की रस्सी काट दी और उसका हाथ भी काट दिया। अब यही बात फिर आदिल शाही के समक्ष पहुंची, तब उन्होंने ऐसा तर्क दिया आदिल शाही को कि उन्हें छोड़ना पड़ गया, कोई दंड नहीं दिया, आदिल शाही ने ऊपर से खुश होकर के इनाम भी दिया। तो बचपन से ही वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत ही चतुराई भरी बातें किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके जो है आदिल शाही उनसे तंग भी आने लगी थी, उनका जो ये अल्हड़पन था, ये जो उनका व्यक्तित्व था, उससे वो परेशान होने लगे थे। उनको लगने लगा था कि यदि वो
रहे, ज़्यादा दिन तक आदिल शाही के दरबार में और आसपास के लोगों के साथ रहें, तब आदिल शाही का जो महत्व है वह कम हो जाएगा और लोग जो है शिवाजी का ही गुणगान करने लगेंगे। तब आदिल शाही ने उनको उनके पिताजी को बोला कि भैया अब इसको ले जाओ। तब उन्होंने फिर जो है उनको मावलों के प्रदेश में भेज दिया, जहाँ पर दादाजी कोंडदेव जो थे वो फिर से उनके संरक्षण में आ गए। और वहाँ पर दादाजी कोंडदेव ने जिस प्रकार से चाणक्य ने बालक चंद्रगुप्त को तैयार किया था, जिस प्रकार से चाणक्य ने, कौटिल्य ने, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, उन्होंने जिस प्रकार से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था और आपका धनानंद के खिलाफ तैयार किया था, उसी प्रकार से आपके जो दादाजी कोंडदेव थे उन्होंने बालक शिवाजी को तैयार किया, छत्रपति शिवाजी महाराज को तैयार किया। यहाँ दोस्तों यह था उनका बचपन जी। अब उन्होंने जब स्वराज की स्थापना का वचन ले लिया तो फिर उन्होंने देखा मावल जो प्रदेश था, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि भौगोलिक परिस्थिति जो वहाँ की थी वो उसके हिसाब से यदि देखें तो उनमें पहले से ही साहस, धैर्य, परिश्रम जो था वो भावना तो उनके अंदर पहले से थी। इतनी ज़्यादा कठिन परिस्थिति थी वहाँ पर, कहीं ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं नदियाँ बह रही हैं, पहाड़ी नदियाँ हैं, कहीं घने जंगल हैं। तो जो प्राकृतिक आपका एक प्रकार से कठिनाइयाँ थी उसने मावलों में, जो उस प्रदेश में रहने वाले मावल लोग थे, उनमें पहले से ही जो है परिश्रम का भाव और जो संघर्ष की भावना थी, जो संघर्षपूर्ण व्यक्तित्व था, जो लड़ने की क्षमता थी, वो तो पहले से ही उनमें थी। लेकिन उनमें क्या था कि आपस में ही लड़ते रहते थे, जरा सी बात पर स्वाभिमान को चोट पहुंच जाती थी और आपस में ही लड़ना शुरू कर देते थे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह देखा, उनको लगा कि यदि जो ये आपस में लड़ा करते हैं, इनमें गुण तो बहुत सारा है, लेकिन आपस में जो लड़ा करते हैं, यदि यही लोग एकत्रित होकर के स्वराज के लिए लड़े, हमारे देश के लिए लड़े, तो विदेशी आक्रमणकारियों की तो औकात नहीं होगी कि हमारे ऊपर कुछ कर सके। तब उन्होंने क्या किया, मावलों को संगठित करना शुरू किया। जितनी भी जातियां थी मावलों की, मराठाओं की, उन सब को इकट्ठा करना शुरू किया और उन सब के अंदर स्वराज की प्रेरणा भरी, देश के प्रति राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा भरी और उन सब को इकट्ठा करके मावलों की एक सेना बना दी। और सेना बना करके उन्होंने अलग अलग दुर्गों को जीत लिया, अलग अलग किलों को जीतना शुरू कर दिया। मात्र 16 साल की अवस्था में 1643 में उन्होंने आपका पहला जो किला था उनका वो जीत लिया था। ठीक है, पहला किला जीत लिया, तोरण का किला उसको कहा जाता है, जो कि पहला किला था। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, पूरा आपको नोट्स में दूंगा। तो पहला किला जीत लिया, उसके बाद फिर राजगढ़ का किला जीता। अब तोरण के किला में क्या हुआ, भगवान की कृपा से, माँ भवानी की कृपा से उनको जो है गड़ा हुआ खजाना मिल गया। गड़ा हुआ खजाना मिल गया तो फिर जो है उनके पास पैसा भी आ गया था, तो संयोग से उन्होंने जो है अलग अलग किले बनवाने शुरू कर दिए। और जब किले बनवाने उन्होंने शुरू किए, तब जाकर के आदिल शाही को फिर से वो हो गया कि भाई ये तो किले बनवाना शुरू कर रहा है और जो किले इसने जीते हैं उसकी मरम्मत भी करवा रहा है। तब उसने क्या किया, षड्यंत्र रचना शुरू किया। तब उसने क्या किया कि उनके पिताजी को बंदी बना लिया। उनके पिताजी को बंदी बना लिया, बोला कि भैया अब तो कोई उपाय नहीं है। अब उनके पिताजी से बोला कि शिवाजी ऐसे ऐसे कर रहा है तो आप उनको रोको। तो उनके पिताजी का तो सीधा कहना था कि भाई ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, इस पर मैं नियंत्रण तो नहीं कर सकता। तो अब जब पिताजी ने भी जवाब दे दिया तो आदिल शाही ने उनके पिताजी को बंदी बना लिया। अब पिताजी को बंदी गृह से कैसे छुड़वाया, यहाँ पर भी उनकी बुद्धि देखिए, उनका चातुर्य देखिए कि उन्होंने क्या किया। उस समय शाहजहां का शासन हुआ करता था, मुगल जो आपका सम्राट था वो शाहजहां था। अब उन्होंने क्या किया, शाहजहां को एक चिट्ठी लिख डाली। शाहजहां को चिट्ठी लिख डाली और बोला कि आलम पनाह, आप तो पूरे देश के मालिक हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। छोटे मोटे 2-4 किले हैं मेरे पास दक्षिण में और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। और ये जो आदिल शाही है या जो है मेरे पिताजी को बंदी बना लिया है और मेरे खिलाफ लड़ता रहता है। अब मैं ये छोटा मोटा राज्य का शासक है, मैं इसकी सेवादारी क्यों करूं, मैं इसके लिए क्यों लड़ूं। अगर मुझे लड़ना ही है तो मैं आपके लिए क्यों ना लड़ूं। आप इतने महान हो, इतने बड़े साम्राज्य के मालिक हो, तो मैं आपके लिए लड़ना चाहता हूं। अब उन्होंने ऐसे लेटर लिखा, ऐसे खत लिखा, ऐसे संदेश लिखा शाहजहां को कि शाहजहां तो एकदम मतलब छाती फूल करके उसका कुप्पा हो गया। अब वो बोला कि नहीं भैया, अब जब मुझे दक्षिण में एक भरोसे का आदमी मिल रहा है जो कि मेरे लिए लड़ने मरने को तैयार है, तो ये आदिल शाही की क्या औकात होती है। अब उन्होंने क्या किया, आदिल शाही को एक लेटर लिख दिया शाहजहां ने कि भैया ये तो मेरा आदमी है, इसको छोड़ दो। अब आदिल शाही को मजबूरी, बस वो तो जानता था कि भैया मुगल दरबार से चिट्ठी आई है तो उसको तो छोड़ना ही था। अब सोच सकते हैं कि अगर सिविल कोर्ट को कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तो सिविल कोर्ट क्या कर सकता है भाई। तो
तो बस आदिल शाही ने उनके पिताजी को छोड़ दिया। तो सोच सकते हैं कि बीजापुर में, कर्नाटक के बीजापुर का जो आदिल शाही था, वहाँ पर न युद्ध हुआ न कुछ हुआ, इनको अपने मतलब म्यान से तलवार भी नहीं निकालनी पड़ी और अपने पिताजी को उन्होंने छुड़वा लिया। तो ये थी उनकी कुशाग्र बुद्धि, ये थी उनकी रणनीति। साम दाम दंड भेद, कोई भी तरीका अपना लो लेकिन जीत होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए, ये था उनका तरीका। अब आगे हम लोग देखते हैं तो उन्होंने सैन्य संगठन भी जो है ना बहुत बेहतरीन तरीके से किया। यह हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब उनके प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे तो सामाजिक प्रशासन किस प्रकार से किया, सैन्य प्रशासन किस प्रकार से किया, राजनीतिक प्रशासन किस प्रकार से किया, यह सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम केवल शिवाजी के व्यक्तित्व पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि आपको बताया नहीं जाता है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। शिवाजी के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भैया उनका जो गुण था वो अगर आज हम युवाओं में आ जाए तो भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। हमें किसी और से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है। आप प्रेरणा के लिए मैंने जब यूपीएससी टाइप किया, यूपीएससी अगर आप लिखते हैं गूगल पर जाकर के या फिर खास करके यूट्यूब पर जाकर के, तो सबसे पहले क्या आता है ऑप्शन में आता है यूपीएससी मोटिवेशनल वीडियो, यूपीएससी मोटिवेशनल कोट्स, ये आता है। अब भैया आपको मोटिवेशन के लिए दूसरों की वीडियो देखने की क्या जरूरत है? आप शिवाजी का इतिहास पढ़ लो ना, आप भगत सिंह का इतिहास पढ़ लो, शहीद आजम भगत सिंह का इतिहास पढ़ लो, उनके विचारों को जान लो, उनके बारे में जो पढ़ाया जाता है इतिहास में वो मत जानो, उनके विचारों को जान लो। आप महाराणा प्रताप के बारे में जान लो, आप राणा सांगा के बारे में जान लो, आप जो आपके गुरु थे, सिख गुरु थे, उनके बारे में जान लो, और गुरु अर्जुन देव के बारे में जान लो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में जान लो। आपको खुद प्रेरणा मिलेगी, खुद प्रेरणा मिलेगी। आपको दूसरों के पास ये संदीप माहेश्वरी और ये जो लोग हैं और बाकी सब जो लोग आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाते हैं, आपके जो ये बिंद्रा साहब और बाकी सब जो है जिनको करोड़ों व्यूज मिलते हैं, अरे भैया ये लोग कौन है उनके सामने? कोई नहीं है, कोई नहीं है। जो नेतृत्व का गुण, जो आपका आर्थिक रणनीति, जो सामाजिक रणनीति, जो राजनीतिक रणनीति, आप उनसे सीख सकते हो, अपने महान योद्धाओं से सीख सकते हो, वो किसी से नहीं सीख सकते हो, किसी से नहीं सीख सकते हो। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अपनी भारतीय संस्कृति को जान लो, सभ्यता को जान लो, अपने जो ऐतिहासिक चरित्र हैं उनको जान लो, तो आपको कहीं भी मोटिवेशन के लिए जाने की जरूरत नहीं है। केवल आपको उनको समझना है, उनको पढ़ना है और उनके व्यक्तित्व से सीखना है। अब इतिहास में जो गलतियां हम लोगों ने की है, जो मराठाओं ने गलतियां की जिसके कारण उनका पानीपत के तृतीय युद्ध में हार हुआ, किस प्रकार से पानीपत के युद्ध में हार हुई, किस प्रकार से बक्सर के युद्ध में हमारी हार हुई, यह सब यदि आप ढंग से पढ़ लो तो आप कोई गलती करोगे ही नहीं यार। उन गलतियों से सीखोगे। किस प्रकार से जयचंद ने जो है पूरा तबाह कर दिया था पृथ्वीराज चौहान को, मोहम्मद गोरी को बुला करके। आप लोग यदि पढ़ लोगे तो फिर तराइन का जो युद्ध हुआ था, तृतीय युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, क्यों हुई थी, यदि ये सब कारण आप जान लोगे तो आपको गलती करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। आप गलती करोगे ही नहीं, गलती दोहराओगे ही नहीं। तो इन सब से प्रेरणा लीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए और फिर आगे बढ़ चलिए लक्ष्य की ओर। प्रतिकूलतम परिस्थिति में किस प्रकार से आगे बढ़ा जाता है ये आप शिवाजी से सीखिए ना। आप देख सकते हैं ना, जन्म से लेकर के और उनकी जवानी तक, उनके पूरे जीवन में केवल संघर्ष ही संघर्ष रहा। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, केवल और केवल दूसरों के लिए सोचते रहे, स्वराज के लिए सोचते रहे। तो उनके बारे में सोचिए ना, उनके जीवन से प्रेरणा लीजिए ना। आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ तक हम लोगों ने उनके परिवार के बारे में देख लिया था। उनकी पत्नी जो थी वो बचपन में ही उनकी शादी कर दी गई थी 10 अप्रैल 1640 ईस्वी को, और उनकी पत्नी जो थी वो साई बाई थी, प्रथम पत्नी थी। और उनकी जो बहुत सारी पत्नियां, ऐसा कहा जाता है कि 17 पत्नियां थी उनकी, ठीक है। लेकिन वो महिलाओं का बहुत आदर भी किया करते थे। अब छोटा मोटा जो मैंने बताया ना, साम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार से जो है संधि करनी है, किसी भी प्रकार से आपका आगे बढ़ना है तो संधियों के तहत जो है बहुत सारी शादियाँ, और उस समय जो बहुत सारी शादियाँ जो थी ना वो आम बात थी, बहुत सारी शादियाँ हुआ करती थी। लेकिन वो महिलाओं की इज्जत बहुत किया करते थे। और आज के डेट में ये भी दिक्कत है ना, उनको हिंदुत्व का चेहरा बना करके पेश किया जाता है। तो केवल वो हिंदुत्व के चेहरे नहीं थे, वो भारतीय संस्कृति के व्यक्तित्व थे, भारतीय संस्कृति का चेहरा था, ठीक है। उन्होंने मुसलमानों का कभी आदर नहीं किया, कभी कोई मस्जिद उन्होंने नहीं तोड़ी। आज उनके नाम पर जो मस्जिद तोड़ी जाती है और जो वो किया है, कुरान को जलाया जाता है और बाकी सब काम किया जाता है, यह सब उन्होंने कभी किया ही नहीं। तो यह सब तो हमें मतलब कि उनका दुरुपयोग करना है, उनके व्यक्तित्व का जो दुरुपयोग करना है। आज भी उनका प्रभाव ऐसा है कि महाराष्ट्र में सरकार उनके नाम पर बन जाती है भाई।
सरकार उनके नाम पर बन जाती है। आप छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जो है निरादर के साथ ले लो, देखो कैसे युवा आपको ट्रोल करने लगते हैं, आप एक बार करके देख लो। तो ये व्यक्तित्व है उनका। औरंगजेब जो उस समय सबसे जाहिल माना जाता था, सबसे ज्यादा जालिम माना जाता था, और जिसके शासनकाल में मुगल सत्ता जो है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, उसके सामने उन्होंने साहस से लड़ा और उसके सामने जो है वो डटे रहे। और औरंगजेब अपने जीवन के अंतिम 27 साल खाक छानता रहा दक्षिण की, लेकिन मराठों के क्षेत्र पर विजय नहीं हासिल कर सका। और आप व्यक्तित्व देख सकते हैं उनका, किसी का भी व्यक्तित्व आप कैसे देखते हो, उसकी मृत्यु के बाद देखते हो कि इतिहास पर उन्होंने क्या असर छोड़ा। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद आप जानते हो कि जो आपके महान मुगल, तथाकथित महान मुगल कहे जाते हैं, उनका पतन हो गया। जो परवर्ती मुगल थे वो इतने कमजोर निकले कि पूरे मुगल वंश का एक तरह से कह सकते हैं कि अगले 50 वर्ष के अंत तक जो है उनकी सारी शक्ति छीन हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के 50 साल 60 साल के अंदर जो है पूरा मुगल वंश निपट गया। कुछ शासक जरूर बचे थे लेकिन उनका कोई शक्ति नहीं रह गया था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को देखिए कि उनके मृत्यु के बाद भी मात्र 50 साल के आसपास का जीवन था इनका, मात्र 50 साल के आसपास का। 1627 में जन्म हुआ और 1680 में मृत्यु हो गई इनकी। लेकिन इनकी मृत्यु के कितने साल बाद तक भी 17वीं शताब्दी में तो आप देख सकते हैं कि बंगाल से लेकर के अफगानिस्तान तक मराठा शासन था, और उसके बाद भी आपका जो मराठा वंश था, जो मराठा शासन था, वो कई सालों तक चलता रहा और किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ पर जो है शासन कर सके। ठीक है, लेकिन कुछ कारण रहे जिनके कारण इनका भी, मराठाओं का भी पतन हुआ, कुछ गलतियां रह गई, कुछ भूल चूक हुई, कुछ जो शिवाजी की मृत्यु के बाद उनमें खुद में विभाजन हो गया मराठाओं में। यह सब हम लोग पढ़ेंगे आगे अगले वीडियोज में। लेकिन आज हम लोग शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं हम लोग प्रेरणा कैसे ले सकते हैं, यह हम लोगों ने देख लिया। उनके शत्रु कौन कौन थे, तो उनके शत्रु भी कम नहीं थे, उनके शत्रु भी कम नहीं थे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि दक्षिण में 3 वंश का शासन चल रहा था, आपका निजाम शाही थी, आदिल शाही थी और कुतुब शाही थी। तो ये तीनों तो उनके दुश्मन थे ही, क्योंकि मराठा राज्य का उन्होंने जो है उत्थान करना शुरू कर दिया था, किले जीतने शुरू कर दिए थे, और छोटे से 1-2 किले से जो है वो अपना पूरा साम्राज्य खड़ा करना चाहते थे और कर रहे थे। अपने जीवन काल में उन्होंने पूरे 365 के आसपास किले जीते थे, 350 के आसपास कहा जाता है कि उन्होंने किले पूरे जीत लिए थे। तो उन लोगों से उनको दिक्कत थी, मुगल से भी उनको दिक्कत थी। शाहजहां को तो खैर किसी भी तरह से उन्होंने संभाल लिया, लेकिन औरंगजेब उनके खिलाफ जो है बराबर वो करता रहता था, दिक्कत करता रहता था। औरंगजेब ने उनको बंदी भी बनाया था, किस प्रकार से वो बंदी से गृह से छूटे थे, भाग निकले थे, और किस प्रकार से उन्होंने औरंगजेब को मात दी थी, यह सब भी हम लोग अगले वीडियोज में देखने वाले हैं। तो आप लोग जरूर अगला वीडियो भी देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो उनके शत्रु में औरंगजेब भी थे, मतलब मुगल भी थे। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं तो आंतरिक जो उनके दुश्मन थे वो भी बहुत सारे थे। अब शिवाजी एक नया लौंडा आकर के और जो है आपका आगे बढ़ता जा रहा है, तो जो पुराने लोग थे, जो पुराने सरदार थे, मराठा सरदार थे, वो तो उनसे जलेंगे ही। बहुत सारे जलने वाले भी लोग थे, आंतरिक कलह किया करते थे, दुश्मनी निकाला करते थे, षड्यंत्र किया करते थे, आदिल शाही के साथ, निजाम शाही के साथ, कुतुब शाही के साथ मिल जाया करते थे, देश के साथ गद्दारी किया करते थे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो मराठा सेना उन्होंने तैयार की थी, जो मावलों की सेना उन्होंने तैयार की थी, वो मरते दम तक मर जाएंगे लेकिन कभी गद्दारी नहीं करेंगे, ऐसा उनमें साहस था, ऐसा उनमें जज्बा था। जो मावलों की सेना उन्होंने तैयार की थी, जो स्वराज सेना उन्होंने तैयार की थी, तो ये उनका व्यक्तित्व था। प्रभाव हम लोगों ने देख लिया कि महाराष्ट्र में सरकार जो है उनके नाम पर बनती है, और आप यदि थोड़ा बहुत भी गलती कर दो ना उनके नाम पर, अभी एबीपी न्यूज़ ने जो है तानाजी जो मूवी आई थी, तो एबीपी न्यूज़ या फिर किसी न्यूज़ चैनल वालों ने उन पर एक वीडियो बनाया था। वीडियो बहुत अच्छा था, उसमें कोई खराबी नहीं थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने पूरा नाम नहीं लिया था, केवल शिवाजी ले लिया था। तो इसलिए जो है 5000 युवाओं ने उनको ट्रोल कर दिया था। तो सोच सकते हैं आप कि क्या उनका प्रभाव, क्या उनका व्यक्तित्व रहा था। आज भी उनके मृत्यु को कितने साल हो गए, 1680 सोच सकते हो, लगभग 400 साल हो गए, लेकिन 400 क्या ज़्यादा ही हो गए, 500-600 साल हो गए, लेकिन आज भी उनके नाम को याद किया जाता है और उनके नाम से ही प्रेरणा मिलती है। स्वतः स्फूर्त जो है प्रेरणा का जागरण होता है उनके नाम से। बचपन के बारे में हम लोगों ने देख लिया, बहुत सारी कहानियां भी हम लोगों ने देखी, और भी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन सब सुनाऊंगा तो पूरा जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। स्वराज के बारे में हम लोगों ने देखा, उनके स्वराज का आदर्श जो था वो बहुत
उत्तम था। वो केवल हिंदुत्व की बात नहीं करते थे, वो भारतीय संस्कृति की बात करते थे और भारतीय संस्कृति को बचाने की बात करते थे। जो बाह्य आक्रमणकारी हैं, जो मुगल हैं, जो अंग्रेज हैं, जो डच हैं, जो फ्रेंच हैं, वो सब उस समय तक भारत में आ चुके थे और उन सब के खिलाफ ये अकेले लड़ रहे थे। जो पुर्तगाली थे उनके खिलाफ भी अकेले लड़ रहे थे। सोच सकते हैं आपकी इतने सारे दुश्मन होते हुए भी अकेले शिवाजी जो है उन सब से जो है लड़ रहे थे और फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मराठों के खिलाफ आंख उठा करके देख सके जब तक शिवाजी जिंदा थे। सोच सकते हैं। और उसके बाद भी, शिवाजी के बाद भी जो पेशवाओं का इतिहास हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर भी बाजीराव प्रथम, इन सब योद्धाओं के रहते हुए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आपका जो मराठा साम्राज्य है उस पर निगाह कर सके। ठीक है, तो यह था उनका प्रभाव। स्वराज के बारे में यदि देखें तो महिलाओं का बहुत आदर किया करते थे, एक बार मुसलमानों का बहुत आदर किया करते थे, कुरान की बहुत इज्जत किया करते थे और जो आपके किसी भी मंदिर को उन्होंने, किसी भी मस्जिद को उन्होंने नहीं तोड़ा। लेकिन एक बात और है कि यदि जैसे मुगल हैं, यदि किसी मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बना दिया गया है और उनको पता चल जाता है कि हाँ मुगल यहाँ पर आए थे, उनका आक्रमण हुआ था और इस मंदिर को तोड़ करके उन्होंने मस्जिद बना दिया, तब वो एक सेकेंड भी टाइम नहीं लेते थे और उस मस्जिद को गिरा देते थे और वहाँ पर पुनः मंदिर की स्थापना करवा दिया करते थे। तो ये जरूर किया करते थे, ये जरूर किया करते थे, ऐसा कहा गया है इतिहास में। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो एक कहानी में सुनाता हूँ। एक मौलाना था जो आपका आज के डेट में कल्याण का क्षेत्र है, उस समय एक वहाँ पर उन्होंने युद्ध लड़ा था और युद्ध में उस समय क्या हुआ करता था कि यदि युद्ध आप जीत जाते थे तो जो सैनिक थे वो क्या करते थे, वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के लोगों को उठा करके ले आते थे और यदि सुंदर स्त्री हुई तो राजा के सामने उनको सौंप देते थे, कहते थे कि इसको अपने हरम में रख लो, इनको जो है अपनी रानी बना लो और आप इनका भोग करो। ऐसा हुआ करता था और मुगलों ने ये रणनीति बना दी थी। हमारी तो रणनीति बहुत अच्छी थी, हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसमें तो युद्ध का भी नियम हुआ करता था, युद्ध का भी नियम हुआ करता था। आपने महाभारत देखा होगा, महाभारत में जब युद्ध चल रहा था, महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब उसमें भी नियम बनाए गए थे कि भैया सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद युद्ध बंद हो जाएगा, सूर्यास्त के बाद आप दुश्मन नहीं रहेंगे, एक दूसरे के कैंप में आते जाते रह सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं। इस प्रकार का नियम बनाया गया था। यदि कोई घुड़सवार है तो उससे घुड़सवार ही लड़ेगा, यदि हाथी सवार है तो हाथी सवार ही लड़ेगा, जो गदा चला रहा है उससे गदा से ही लड़ेंगे। यदि कोई हथियार किसी के पास नहीं है तो आप उस पर वार नहीं करेंगे जब तक उसके पास हथियार नहीं आ जाता है। तो ये सब नियम बनाए गए थे। हमारे यहाँ तो भारतीय संस्कृति तो इतनी ज़्यादा महान है कि हम युद्ध में भी नियम बनाते हैं, लेकिन जब से मुगल आए और जब से बाहरी लोग आए तब से ये सारे नियम जो है वो खंडित हो गए थे। तो यही किया करते थे मुगल लोग और बाकी सब जो लोग हैं यही किया करते थे, युद्ध जीत लिया करते थे, वहाँ पर लूटपाट किया करते थे, मार काट किया करते थे, लोगों को मार दिया करते थे, महिलाओं का बलात्कार किया करते थे, साधु संतों को जो है पूजा पाठ नहीं करने देते थे, बच्चों की जो है वो निर्दयता पूर्वक हत्या कर दिया करते थे। लेकिन शिवाजी यदि कोई क्षेत्र जीतते थे, मान लिया मुगलों का भी क्षेत्र जीता, तब भी वो वहाँ पर लूटपाट नहीं किया करते थे, इस प्रकार से मार काट नहीं किया करते थे। हाँ, हमारे यहाँ से जो लूट करके भेजी गई जो संपत्ति वो ले गए थे मुगल या फिर कोई भी ले गया था, उसको जरूर वापस ले आते थे। तो ये तो काम था उनका। अगर उनके पास धन नहीं होता तो ये किला कैसे जीतते और सेना का कामकाज कैसे चलाते, तो वो करना जरूरी था। लेकिन वो कभी भी किसी भी महिला के साथ वो नहीं करते थे। तो उसमें क्या हुआ कि मौलाना एक था, मौलाना और एक उसकी पुत्र वधू, दोनों को सैनिक लेकर के आ गए शिवाजी के पास। बड़ी सुंदर थी वो स्त्री जो थी, वो उसकी पुत्र वधू। लेकिन शिवाजी को जब बोला गया कि आप इनको अपनी पत्नी बना लो या फिर अपने उसमें रख लो, तो शिवाजी ने कहा कि मैं इनमें माता का स्वरूप देखता हूँ और इनको आप जो है आदर पूर्वक जहाँ से इनको लेकर के आए हैं वहीं पर छोड़ आइए। तो ये था शिवाजी का व्यक्तित्व। इस प्रकार से वो महिलाओं की इज्जत किया करते थे और दूसरे धर्मों के प्रति भी इतने ज़्यादा सहिष्णु थे। तो आप सोच सकते हैं, वो महिलाओं को देख करके कहा करते थे कि काश मेरी माँ भी आपके जितनी सुंदर होती तो मेरा चेहरा भी बहुत सुंदर होता। लेकिन शिवाजी वैसे सुंदर थे, उनका कद बहुत छोटा था, मात्र 5.5 फीट के थे, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था वो इतना ऊंचा था कि उनके कद से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये ऐसा था उनका व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है,
अब उनके प्रशासन के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। प्रशासन के बारे में सिर्फ इतना ही बता सकता हूं कि हमें कहा जाता है कि अंग्रेजों ने हमारे सैन्य ढांचे को मजबूत किया, लेकिन यदि आप शिवाजी का प्रशासन देखेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने भी, उनकी भी जो सेना थी उसमें भी अलग अलग रैंक हुआ करते थे। इतने सैनिकों के ऊपर कोई एक रैंक होगा, उस उतने रैंक के लोगों के ऊपर कुछ और लोग होंगे। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग रैंक निर्धारित किए जाते थे, अलग अलग लोग होते थे। आपका 100 मान लिया घुड़सवार है तो उसके ऊपर जो है एक वो उसको नियंत्रित करने वाला होगा, 100 उस तरह का होगा तो उसके ऊपर एक होगा। इस तरीके से था। 10,000 सैनिक हुआ करते थे, पैदल सैनिक हुआ करते थे, अलग से घुड़सवार हुआ करते थे, अलग से हाथी सवार हुआ करते थे। तोप वगैरह बाद में आए थे उनके पास, जब उन्होंने लूटा था। तोप जो है मतलब उनको विरासत में नहीं मिले थे, उस समय तलवारों से ही युद्ध ज़्यादातर किया जाता था। तोप जो थे वो विदेशियों के पास थे, मुगलों के पास ही थे, ठीक है। बाबर के टाइम में कहा जाता है कि तोप हमारे यहाँ आया था। उन्होंने क्या किया था, नौसेना का भी संचालन किया था। जो आपका इधर का आपका कह सकते हैं पश्चिमी तट जो है गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, ये सब वाला जो तट है, कर्नाटक हो गया, ये सब जो तट है, इन तटों पर उन्होंने नौसेना का भी संचालन किया था। फादर ऑफ इंडियन नेवी छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है। तो कैसे हम कह दें कि हमारा जो सैन्य संचालन था और आज के डेट में सेना का जो आधुनिक रूप है वो अंग्रेजों की देन है? अरे भैया, हम शिवाजी की देन क्यों नहीं कहते हैं? ये तो इतिहासकारों ने गलती की है। खैर, तो उनका सैन्य संगठन जो था वो बहुत बेहतरीन था। प्रशासन भी जो उनका था, प्रशासनिक यदि हम लोग देखेंगे, अष्टप्रधान परिषद के बारे में हम लोग देखेंगे, प्रशासन उनका इतना मजबूत था कि वो जब किलों को जीतने के लिए युद्ध पर जाया करते थे तब भी उनकी अनुपस्थिति में भी उनका प्रशासन एकदम बेहतरीन तरीके से चलता रहता था। और न्याय प्रशासन वगैरह जो है वो भी बेहतरीन तरीके से चलता रहता था। यह सब हम लोग जब शिवाजी के प्रशासन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। धार्मिक सहिष्णुता के बारे में मैंने आपको बताया ही कि कभी भी किसी दूसरे धर्म का जो है उन्होंने निरादर नहीं किया। यहाँ तक कि मुगल जो कि मुसलमान थे उनका भी जो है उन्होंने निरादर नहीं किया, उनके धर्म का निरादर नहीं किया उन्होंने। इसके बाद देखते हैं महिलाओं का आदर वो करते थे किस प्रकार से, वो मैंने बता दिया। चतुराई के बारे में बताया, चतुराई के बारे में और सुनिएगा तो आपको और ज़्यादा वो होगा। शाइस्ता खान जो कि औरंगजेब का मामा था, शाइस्ता खान, उसने जब आक्रमण किया था तो किस प्रकार से उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी शाइस्ता खान पर, उसकी कहानी जब आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। कितनी बारीक प्लानिंग से उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया था। और सही में वो उसको मार भी डालते, लेकिन वो क्या हुआ, औरतों के बीच में लेटा हुआ था। उसी समय वो शिवाजी पहुंच गए और उस पर वार किया तो वो जो है बच गया। और जो महिलाएं थी उन्होंने लाइट ऑफ कर दिया तो अब जो है वो महिलाओं के बीच में जाकर के छुप गया। तो फिर वो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन फिर भी उसकी 4-5 अंगुलियां काट करके आए थे। और उस समय मुगल सेना के बीच जाकर के, उतनी सुरक्षा के बीच जाकर के औरंगजेब के मामा का उंगली काट करके आ जाना। और उस उंगली नहीं काटी थी उन्होंने, एक बार जान लो, उंगली केवल नहीं काटी थी उन्होंने, औरंगजेब की नाक काट दी थी। ये आप समझ सकते हो। तो ये था उनका व्यक्तित्व। आप जब अफजल खान के बारे में पढ़ेंगे कि वो 7 फीट का बलिष्ठ आदमी, 150 किलो का, और शिवाजी छोटे से 5.5 फीट के, मतलब वो जब खड़ा हो जाए सामने तो शिवाजी उनके सामने बच्चे प्रतीत होंगे। इस प्रकार का उसका व्यक्तित्व था और इतना ज़्यादा अनुभव था उसके पास। आदिल शाही ने उसको भेजा था शिवाजी को मारने के लिए। जब मतलब कि शिवाजी को पता चला तो किस प्रकार से उन्होंने उससे अपना बचाव किया, और केवल बचाव ही नहीं किया बल्कि उसको मार भी डाला। यह भी आप कहानी सुनेंगे जब मैं बताऊंगा। ये दोनों जो पार्ट होगा, शाइस्ता खान वाला पार्ट और अफजल खान वाला पार्ट, ये दोनों एक ही वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा। और वो बताना जरूरी है क्योंकि बारीक जो रणनीतियाँ थी उनकी, जो उनका चातुर्य था, जो उनकी चतुराई थी, जो उनकी चालें थी, यह सब आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वो सब के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे इस वीडियो में कुछ खास मैं नहीं बताऊंगा, इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक जो थी वो भी सबसे पहले उन्होंने ही की थी। नौसेना का प्रबंधन भी जो था उन्होंने ही सबसे पहले किया था। गोरिल्ला वारफेयर में वो बहुत ज़्यादा आपके विश्वास रखते थे। और गोरिल्ला वारफेयर जो है उसकी तकनीक आज के डेट में, उनकी जो तकनीक थी गोरिल्ला वारफेयर की, वो आज के डेट में आपका मिलिट्री स्कूल्स में पढ़ाई जाती है।
ठीक है। और उनकी जो सैन्य रणनीतियाँ थी वह भी आज के डेट में भारतीय सैन्य स्कूल में पढ़ाई जाती है, जो मिलिट्री स्कूल्स हैं उनमें बताया जाता है, और उनके नेतृत्व क्षमता का उदाहरण दे करके आज के डेट में हमारे ऑफिसर्स को तैयार किया जाता है। और केवल हमारे ही यहाँ नहीं, विदेशों में भी उन पर रिसर्च होता है और उनके अनुसार से वो चलते हैं। इजराइल ने बहुत सारे सर्जिकल स्ट्राइक किए ईरान के ऊपर और बाकी सब जगहों के ऊपर, तो ईरान जो है वह इनका वारफेयर का तकनीक अपनाता है। वैसे वो आधिकारिक रूप से नहीं कहता है, लेकिन आप एक प्रकार से समतुल्य उसको मान सकते हो, उसको देख सकते हो, तुलना करके देख सकते हो, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो, ठीक है। तो ये था उनका रणनीति था गामिनी काबा। गामिनी का मतलब होता है शत्रु और काबा का मतलब होता है उसको समाप्त कर देना। मतलब शत्रु को जो है अपने मतलब कि भनक तक न लगे और उसका अंत हो जाए, इस प्रकार का उनका रणनीति हुआ करता था। इनको अपने म्यान से तलवार निकालना भी न पड़े और शत्रु किस प्रकार से ढेर हो जाए, इसको कहा जाता है गामिनी काबा। गामिनी काबा शब्द का प्रयोग किया गया है उनकी रणनीतियों के लिए। तो यह सब हम लोग देखेंगे आगे और डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व होगा। यदि शिवाजी के व्यक्तित्व से आप सीख लेते हैं तो बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। पूरे 5 वीडियो का ये सीरीज होने वाला है। ये दूसरा वीडियो था। पहले वीडियो में मैंने केवल इंट्रोडक्शन दिया था, मराठों का उदय किस प्रकार से हुआ था। आज मैंने आपको शिवाजी के व्यक्तित्व के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम लोग शिवाजी के बारे में देखेंगे, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने किलों को जीता और किस प्रकार से उन्होंने अपना प्रशासन मतलब शाइस्ता खान और अफजल खान को हराया, यह हम लोग देखेंगे। उसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे शिवाजी के प्रशासन के बारे में, और फिर मराठों का जो बचा हुआ इतिहास है वो भी हम 1-2 वीडियो में ख़त्म कर डालेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो ज़रूर से ज़रूर पूरा वीडियो शेयर कर दीजिए और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व हो, वो भी इससे सीख सके, प्रेरणा ले सके। यही मेरा उद्देश्य है, ठीक है। तो चलिए आज के डेट में मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।